हेलो क्लास 8। ये आपका साइंस में लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के है ना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन फर्स्ट, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ अ वीडीसाइड्स। खरपतवार नाशकों के कुछ उदाहरण दीजिए। देखो, वीडीसाइड्स होते क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है जो हमारी क्रॉप्स है, जो आपने चैप्टर में पढ़ा होता है, क्रॉप्स के साथ है ना कुछ अनवांटेड क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होता है ना उसका सारा न्यूट्रिशन टेक आउट कर लेते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, इसको हार्म पहुंचाते हैं। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, वीड्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, वीड्स। तो उन वीड्स को हटाने के लिए प्रोसेस होती है जिसे क्या कहते हैं, वीडिंग। और जो वीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, वीडीसाइड्स। तो वो वीडीसाइड्स कौन कौन से हमारे, 2,4-D। तो आपको समझ में आया। इसमें ये बोला गया है कि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के साथ कुछ अनवांटेड वीड्स ग्रो हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका न्यूट्रिशन टेक आउट कर लेते हैं। तो उनको हटाया जाता है और उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे वीडिंग कहते हैं। और हटाने के लिए जो हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, वीडीसाइड्स। तो वो वीडीसाइड्स क्या है हमारे, 2 या 4D। ये हमारे वीडीसाइड्स है जो यूज़ किए जाएंगे वीड्स को हटाने के लिए क्रॉप्स में से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द बैक्टीरिया विच फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है जो क्या करता है, फिक्स करके रखता है प्लांट्स के अंदर किसको, नाइट्रोजन को। तो कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, वीडिंग किसे कहा जाता है, यानी कि निराई किसे कहते हैं। हिंदी में वीडिंग को क्या कहेंगे, निराई। जो रिमूवल होता है वीड्स का, यानी कि क्रॉप्स के पास से जो वीड्स को हटाया जाएगा उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, निराई कहा जाएगा। यानी कि खरपतवारों को हटाने को निराई कहते हैं। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टूल यूज फॉर टिलिंग सॉइल। मिट्टी को जोतने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। जो हमारी सॉइल होती है उसको जब जोता जाता है तो हल की तरह, हल जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी तरफ से जोता जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लफ। इस तरीके से होता है। ये हमारा ना आयरन का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, आपकी बुक में दिखाया गया है। तो टिलिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय अ यूजिंग प्लव। मिट्टी की जुताई हल का उपयोग करके की जाती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया गया है, हाउ आर क्रम्स ब्रोकन। टुकड़े कैसे तोड़े जाते हैं। आपने देखा है क्रम्स होते हैं हमारे सोइल के अंदर, जो मिट्टी के मोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं, टुकड़े कहते हैं। तो उनको ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लैंक का, यानी कि तख्ते की मदद से क्या करा जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, उनको ब्रेक कर दिया जाता है और मिट्टी को क्या करा जाता है, लेवल में बनाया जाता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू नेचुरल मेथड फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। मृदा को पोषक तत्वों से भरने की प्राकृतिक विधियाँ बतानी। यानी कि सॉइल को हमें न्यूट्रिटिव बनाना है और न्यूट्रिटिव बनाने के लिए हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। तो वो क्या क्या है, मैन्योर का यूज़ करके हम खाद का प्रयोग करेंगे और क्रॉप की रोटेशन करेंगे, यानी कि फसल का चक्र जो है उसको प्रॉपर चलाएंगे। तो हमारी सॉइल क्या आएगी, न्यूट्रिटिव होएगी और मैन्योर को ऐड करने से। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज लेवलिंग ऑफ सॉइल डन। मिट्टी का समतलीकरण कैसे किया जाता है, यानी कि मिट्टी को समतल कैसे बना जाता है। द लेवलिंग ऑफ अ सॉइल इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। मिट्टी को समतल करने का काम लेवलर की मदद से किया जाता है। जो लेवलर होता है उसकी हेल्प लेके मिट्टी को क्या कर सकते हैं, लेवल में ला सकते हैं, जिससे इजीली हम क्या करें, सोविंग कर सके, बीजों को उगा सके। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द टू वेज ऑफ सोविंग द सीड्स। बीज बोने के दो तरीके क्या है। सीड कैन सोन बाय मैनुअली और सीड ड्रिल। बीजों को हाथ से या सीड ड्रिल की मदद से क्या किया जा सकता है, बोआ जा सकता है। तो मेथड होता है या तो हाथ से उनको बोना है या फिर क्या है, सीड ड्रिल का यूज़ करना है। सीड ड्रिल से क्या करना है, बीजों को उगाना होता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज प्लफिंग डन नाउ डेज। आजकल जुताई कैसे की जाती है। नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर से की जाती है।
जो हमारा ट्रैक्टर होता है उससे है ना एक कल्टीवेटर अटैच होता है जो इजीली क्या करता जाता है, जुताई करता हुआ चला जाता है, जिससे टाइम की क्या होती है, सेविंग होती है। क्लियर। और जो काम ज़्यादा टाइम में करने वाला होता है वो इजीली काम जल्दी से हो जाता है। तो कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं आज के टाइम पे सोइल की, मतलब उसको प्लफिंग करने के लिए। नाउ डेज आजकल के टाइम पे जुताई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर अटैच्ड कल्टीवेटर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज सोविंग? बुआई होती क्या है? सोविंग वो प्रोसेस है प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। बुआई मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया है। जब मिट्टी के अंदर उसको सॉइल को प्रिपरेशन के टाइम पे सॉइल को लेवल में ला के उसको रेप्लेनिश करके सॉइल को लेवल में ले आ जाता है ना, उसमें से क्रम्स को हटाने के बाद क्या कराता है, बीजों को बोआ जाता है। तो जो बीजों को बोने की प्रक्रिया होती है ना, जो बुआई होती है, उसको ही क्या कहा जाता है, सोविंग कहा जाता है। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम 2 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन। मौसम के आधार पर फसलों की 2 श्रेणियों के नाम बताइए। 2 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन अ सीजन आर खरीफ और रबी क्रॉप। मौसम के आधार पर जो हमारी क्रॉप्स होती है ना, वो क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है रबी क्रॉप और एक होती है खरीफ क्रॉप। आपको पता है क्रॉप हमारी क्या होती है, क्रॉप हमारी वही होती है जो लार्ज एरिया पर एक ही टाइप की फसल को उगाया जाता है, उसको क्रॉप कहते हैं। एक ही टाइप का कोई भी हमारे को प्लांट ग्रो करना, तो वो क्या हमारी क्रॉप है, लार्ज एरिया पर, लार्ज स्केल पर। तो ये 2 टाइप से होता है क्या, एक होता है रबी क्रॉप और एक होता है खरीफ क्रॉप, जो सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती है। अभी आपको आगे इसमें का डिफरेंस मिलेगा कि खरीफ रबी में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे कैसे सोन कब की जाती है, इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इस तरह से। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अनाज को भूसे से अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। जब अनाज को अलग किया जाता है ना भूसे से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग ये वो प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं, अनाज को भूसे से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर ग्रेन्स स्टोर्ड एट होम? घर में अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है, यानी कि किस तरीके से घरों के अंदर अनाज को स्टोर करके रखते हैं। तो आपने घरों में देखा होगा, ड्राई नीम, सूखी नीम की पत्तियाँ आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। क्या करा जाता है, स्टोर करते हैं फूड ग्रेन्स को घरों के अंदर, मतलब सूखे नीम के पत्तों को उपयोग करके खाद्यान्न या भंडारण के लिए किया जाता है, उनको सेव करने के लिए घर पे यूज़ करते हैं। आपने घरों में देखा होगा ना, चावल जो होते हैं उनके अंदर, गेहूँ जो होता है उनके अंदर नीम की पत्तियाँ, दाल वगैरह में नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं जिससे उनके अंदर कीड़े ना लगे और मौसम के अकॉर्डिंग क्या ना हो, ख़राब ना हो। जैसे बरसात के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होती है ना चीज़ें, तो नीम की पत्तियाँ डालते हैं जिससे उनके अंदर क्या ना लगे, कीड़े ना लगे। इस तरीके से क्या होता है, तो ग्रेन्स को स्टोर घर पे क्या करते हैं, नीम की पत्तियों को डालकर स्टोर किया जाता है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर कॉल्ड क्रम्स? क्रम्स क्या होते हैं? देखो मैंने आपको लास्ट पहले भी बताया था, प्लफ्ड फील्ड में हैव अ बिग पीसेस ऑफ सोइल। बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं ना, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। जो मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ मिट्टी के है ना बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो उनको हमने पढ़ा था ना कि क्या करा जाता है, प्लैंक तख्ते की मदद से उनको तोड़ दिया जाता, लेवल में कर दिया जाता, तो उसे क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। तो मिट्टी के बड़े बड़े जो टुकड़े होंगे उनको क्या कहा जाएगा, क्रम्स कहा जाएगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लेवल द फील्ड आफ्टर प्लफिंग? जुताई के बाद खेत को समतल करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? अब जुताई कर ली है हमने, तो उसके बाद उसको समतल करना, लेवल में करना क्यों इम्पोर्टेंट है? द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल एज इरीगेशन पर्पस। खेत को जुताई के साथ साथ सिंचाई के लिए भी समतल किया जाता है। जब हम उसको क्या करेंगे, लेवल में करेंगे, तो उससे सोविंग यानी कि बुआई और जुताई दोनों, सिंचाई जो है वो दोनों ही क्या होगी, प्रॉपर तरीके से होगी। इसलिए क्या करा जाता है, उसको लेवल में करना इम्पॉर्टेंट होता है। बाय द यूज़ ऑफ सोविंग एंड इरीगेशन, जो लेवलिंग है वो क्या होती है, हमारी इंपॉर्टेंट होती है। तो लेवलिंग करना क्यों ज़रूरी है आफ्टर प्लफिंग? तो बाय सोविंग एज वेल एज इरीगेशन, बुआई और सिंचाई के लिए क्या करना ज़रूरी है, उनको समतल करना, जुताई के बाद खेत को समतल करना ज़रूरी होता है। ठीक। अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
व्हाट आर गुड क्वालिटी सीड्स? अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कौन से होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा? गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के स्वच्छ और स्वस्थ होता है। इसके लिए ना एक्सपेरिमेंट बताया जाता है, आपकी क्लास में भी करवाएं शायद। ऐसे ना बीकर में ना वाटर ले लेंगे और सीड को है ना डाल देंगे। अब आप देखोगे जो हेल्थी सीड्स होंगे ना वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और जो हमारे क्या होंगे, हमारे हेल्थी सीड्स नहीं होंगे वो ऊपर हमारे ऊपर तैरते रहेंगे। तो इनसे हमें क्या पता चलेगा कि वो हमारे हेल्थी सीड्स है या नहीं है? क्योंकि वो अंदर से क्या हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे। उनका जितना भी न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाएगा, वीड्स के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, टेक आउट कर लिया जाएगा। तो वो अनहेल्थी होंगे, तो वो इजीली क्या करेंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे। और बट जो हमारे न्यूट्रिटिव होंगे वो नीचे पानी में, नीचे पानी की सतह पर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छे होते हैं, स्वच्छ होते हैं और स्वस्थ होते हैं। जब और तो गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। अगर हमें पता लगाना ना कि गुड सीड्स कौन से हैं, बैड सीड्स कौन से हैं, तो हम इससे इजीली पता लगा सकते हैं। क्लियर? ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, गिव सम रबी क्रॉप्स। रबी फसल के कुछ उदाहरण कीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। रबी फसलों के उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज द हार्वेस्टिंग? कटाई क्या है? हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ अ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। कटाई परिपक्व फसल को हाथ से या मशीन द्वारा काटने की प्रक्रिया है। जब हमारी जो फसल है वो पक जाती है, जब हमारी फसल जो है वो पक जाती है तो उसको हाथ से या मशीन से काट लिया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस कटिंग ऑफ अ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय द मशीन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन दैट हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। सिंचाई की दो आधुनिक विधियों के नाम बताइए जो जल का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करने में हमारी सहायता करती है। तो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और एक ड्रिप सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम हमारे दो ऐसे मेथड है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं इरिगेशन के लिए। अभी आप आगे बढ़ेंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम में कैसे पानी दिया जाता है और ड्रिप सिस्टम में किस तरीके से होता है। बट अभी आप ये रखिए कि ये दो मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन के लिए। तो आप जब भी आपसे कोई पूछे कि टू मॉडर्न मेथड बता दीजिए इरिगेशन के लिए, तो हमारे दो मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन के लिए। फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, देन सेकेंड हमारा क्या है, ड्रिप सिस्टम। तो मॉडर्न मेथड में ये आते हैं इरिगेशन के। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन अ विंटर सीजन? शीत ऋतु के में धान क्यों नहीं उगाया जाता? पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इट इज़ ग्रो ओनली इन अ रेनी सीजन। धान को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये केवल बरसात के मौसम में ही उगाया जाता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट। फसल उत्पादन का उचित भंडारण क्यों महत्वपूर्ण होता है? यानी कि जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्पॉयलेज। फसल का उत्पादन को खराब होने से बचाने के लिए उनका उचित भंडारण करना क्या होता है, जरूरी होता है। अगर हम क्या करेंगे, जो हमारी फसलें हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे, तभी तो क्या होगा, उनका भंडारण किया जाएगा, उनको आगे के लिए सेव करके लेकर जाएगा फसल उत्पादन को खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है। तो हमारा प्रॉपर स्टोरेज क्यों ज़रूरी है? उनको खराब होने से बचाने के लिए ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्पॉयलेज। उन्हें खराब होने से बचाने के लिए। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल ऑफ खरीफ। खरीफ के कुछ उदाहरण बताने हैं आपको। खरीफ क्रॉप आर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे खरीफ के क्या है, हमारे एग्जाम्पल है। खरीफ फसलों के उदाहरण में है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। क्लियर? तो हमारे खरीफ क्या है, रबी क्या है, क्रॉप्स क्या होती है हमारी, वीड्स क्या है, वीडीसाइड क्या है, सोविंग के बारे में पढ़ा हमने, सोविंग क्या होता है, सोविंग क्या होता है हमारा। ठीक है। तो हमने ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इसमें सॉल्व करे। ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।